नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई बीच पर धर्म के आधार पर जो आतंकवादी हमला हुआ उससे पूरी दुनिया कितनी हैरान है। यह हमला धर्म के आधार पर किया गया था, जिसमें खास तौर पर ज्यूज यानी यहूदियों को निशाना बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे यहूदी अपना एक त्योहार मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया को अब तक एक बहुत ही शांति प्रिय और सुरक्षित देश माना जाता था जो आतंकवादी हमलों से दूर था, लेकिन इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया भी अब आतंकवाद की चपेट में आ गया है। आज हम इस पूरी घटना का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की भारत यात्रा से देश का वीआईपी कल्चर कैसे एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। हमारे देश में वीआईपी कल्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और यही कारण है कि आम जिंदगी के अलावा किसी सेलिब्रिटी को दूर से देखने के मामले में भी आम जनता को पहले शक्तिशाली वीआईपी और फिर पैसे वाले लोगों की व्यवस्था से हर बार लड़ना पड़ता है और इस बार भी उनके साथ यही हुआ। बहुत सारे फैंस इंतजार करते रह गए और वो मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाए। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने 45 साल के नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और उनकी क्या खासियत है, ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार यानी 14 दिसंबर को पहलगाम जैसा एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ है और यह भी धर्म के आधार पर हुआ। इसमें आतंकवादियों ने सरेआम अपनी बंदूक से सिडनी के बोंडाई बीच पर मौजूद लोगों पर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं और यह आतंकवादी हमला एक बाप और बेटे ने मिलकर किया। पहला आतंकवादी 50 साल का साजिद अकरम है और दूसरा आतंकवादी उसका अपना ही बेटा 24 साल का नवीद अकरम है और इन दोनों आतंकवादियों ने मिलकर 15 लोगों की जान ले ली, जिसमें 10 साल की एक छोटी बच्ची भी शामिल है और 42 लोग घायल हो गए हैं। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस हमले के दौरान पुलिस की गोलियों से इनमें से एक आतंकवादी मारा गया और इन आतंकवादियों की गाड़ी में पुलिस को 2 बॉम्ब मिले हैं और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के झंडे भी मिले हैं। तो देखिए, भारत इस तरह का आतंकवादी हमला हाल ही में झेल चुका है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को इसी साल जिस तरह भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर बाकायदा हिंदुओं को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, वैसा ही इस बार ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के साथ हुआ है। आप याद कीजिए, पहलगाम में जो हमला हुआ था, अब वैसा ही सिडनी में यहां बोंडाई बीच पर हुआ है, जब ये सारे जो यहूदी समुदाय के लोग हैं ये अपना एक त्योहार मना रहे थे और करीब 1000 लोग सिडनी के इस बोंडाई बीच पर उस समय मौजूद थे और इन्हें निशाना बनाकर जानबूझकर इन दोनों आतंकवादियों ने इन पर गोलियां चलाई। उस समय बोंडाई बीच पर ऑस्ट्रेलिया का यह यहूदी समुदाय अपना एक बहुत बड़ा त्योहार मना रहा था। इस त्योहार को कहते हैं हनुका और हनुका जो त्योहार है यह हमारे देश के त्योहार दिवाली की तरह है। ये उम्मीद, आस्था और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे देश में दिवाली होती है, वैसे ही यहां पर यह हनुका त्योहार होता है जिसे यहूदी मनाते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में जो आप देख रहे हैं, ये यहूदी यहां पर अपना ये त्योहार मनाने के लिए आए थे। लेकिन जिस दिन सिडनी में सोचिए इस रोशनी का पर्व ये मनाया जा रहा था, ये जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन
इस त्योहार के दौरान वहां पर ये आतंकवादी फैल गए, वहां पर आ गए और इन्होंने आतंकवाद का अंधेरा इस पर्व के दौरान चारों तरफ फैला दिया। Alicia, porque está pasando algo está pasando, pero no sé qué. Pero se dando balas duro. चौदह दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में यह हमला शाम के समय हुआ और तब ये दोनों आतंकवादी साजिद अकरम और नवीद अकरम बोंडाई बीच पर एक ऊंचे फुट ब्रिज पर अपनी राइफल्स लेकर पहुंच गए और यहां से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फुट ब्रिज की वजह से वो समुद्र के किनारे बहुत दूर तक देख पा रहे थे क्योंकि वो एक हाइट पर खड़े हुए थे। ये जो ब्रिज है ये बहुत ऊंचाई पर था। जानबूझकर ये ऐसी जगह पर गए जहां से इन्हें सारे लोग दिखाई दे सकें और इन दो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हमले से पहले वहां यहूदी समुदाय किस तरह से पहले जश्न मना रहा था, अपना त्योहार मना रहा था और जैसे ही यह हमला हुआ वहां पर भगदड़ मच गई। तब वहां मौजूद लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि फायरिंग आखिर हो कहां से रही है और वो बचने के लिए किस दिशा में भागें। कोई ये नहीं जानता था कि फायरिंग, ये गोलियां कहां से आ रही हैं, किस दिशा से आ रही हैं और बचने के लिए ये लोग कहां पर भागें। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए। I think I seen like a kid, like she was like maybe 8 years old. She got injured in the leg, and she was crying, and she was on the ground. So she was behind her mom. Her mom was on the ground as well. And then I seen the brain, and that's the most traumatizing thing that I've seen in my life. A brain. I've never seen that. Everyone was just running, and there were bullets, and there were so many of them, and we were really scared. We didn't know where they were coming from. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी गिनती अब तक उन देशों में की जाती थी जो अभी तक आतंकवादी हमलों से दूर रहे हैं। सिडनी पर यह हमला ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले वहां वर्ष 2014 में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेद और अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा और हेट क्राइम्स की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन वहां कभी भी भारत के 26/11 या अमेरिका के 9/11 जैसा कोई बड़ा और भीषण आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए बोंडाई बीच का यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि अब वो भी आतंकवाद से दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे अपने देश के इतिहास का एक काला दिन बताया है। What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. आतंकवादी साजिद अकरम वर्ष 1998 में एक स्टूडेंट वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया आया था और उसके बेटे नवीद अकरम का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है कि साजिद अकरम किस देश से ऑस्ट्रेलिया आया था। साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और इसीलिए उसे राइफल जैसे हथियार रखने की अनुमति थी और उसी लाइसेंस का इसने दुरुपयोग किया। आतंकवादी साजिद अकरम फल बेचता था और उसका ये जो बेटा है नवीद अकरम, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता था, एक राजमिस्त्री था।
और हाल ही में नवीद अकरम की नौकरी चली गई थी, यानी इस समय वो बेरोजगार था। नवीद अकरम ने सिडनी के ही एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट से करीब 1 साल तक कुरान और अरबी भाषाओं की पढ़ाई की और इससे पहले वर्ष 2019 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के सिडनी टेरर मॉड्यूल से नवीद अकरम के संबंध होने की तब जांच की गई थी। यानी 6 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इस आतंकवादी पर शक हुआ था, लेकिन तब वहां की सुरक्षा एजेंसियों को इससे कोई खतरा नहीं मिला, कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिले और सोचिए यह आतंकवादी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही रहता रहा और अब जाकर इसने अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में एक व्यक्ति हमला कर रहे आतंकवादी से उसकी बंदूक छीन लेता है और फिर यह आतंकवादी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है और जिस व्यक्ति ने यह काम किया, यानी जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी को रोका, जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी की बंदूक छीनी, उसका नाम है अहमद अल अहमद। अहमद की उम्र 43 वर्ष है और वो सीरिया का रहने वाला है और इस समय ऑस्ट्रेलिया में अहमद को एक हीरो की तरह बताया जा रहा है। हमारे देश और दुनिया भर के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस आतंकवादी हमला रोकने वाले व्यक्ति को उसकी तारीफ कर रहे हैं। अहमद अल अहमद की बड़ी तारीफ हो रही है और बाकायदा उनका धर्म बताकर उनकी तारीफ की जा रही है कि देखिए ये एक मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाला है और इसने उस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया और न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। तारीफ होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने बहुत बहादुरी का काम किया है, उस व्यक्ति को न्यूट्रलाइज किया। और आप सोचिए जब वो आतंकवादी लगातार गोलियां चला रहा था तो ये जो व्यक्ति है अहमद अल अहमद, ये पीछे से आया, इसने उस आतंकवादी को पकड़ा, उसकी गन उससे छीन ली। अगर नहीं छीनता तो न जाने और कितने लोग मारे जाते और ये करने के लिए इस व्यक्ति ने अपनी खुद की जान खतरे में डाल दी थी। तो सारे लोग इसे अपना हीरो मान रहे हैं, मानना भी चाहिए। और इसका धर्म बताया जा रहा है कि देखिए एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने इतने लोगों की जान बचाई। लेकिन जो लोग अहमद अल अहमद का धर्म बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, यही लोग हमला करने वाले आतंकवादियों के धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने बचाया उसका धर्म बताना चाहिए, वो एक हीरो है। लेकिन अब जो मार रहे थे उनका धर्म भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर यह हत्याकांड किया है। यह आतंकवाद धर्म के आधार पर हो रहा है और यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो आज हुआ है धर्म के आधार पर हुआ, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम में जो कुछ हुआ, धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की गई। इससे पहले हमास ने इजराइल में घुसकर जो हमला किया था, आप याद कीजिए, वो भी धर्म के आधार पर ही किया गया हमला था और यह दुनिया के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। वर्ष 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी उस समय लगभग 2.5 करोड़ थी। इसमें से 44% ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन हैं। लगभग 39% इनमें से किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर यह है, 39% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। और ये सारी जो हत्याएं हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया, ये सब धर्म के आधार पर हो रही हैं। ये आतंकवाद धर्म के आधार पर फैल रहा है, लेकिन लोग धर्म से दूर भी जा रहे हैं। 3.2% ऑस्ट्रेलिया की आबादी में मुस्लिम है, 2.7% हिंदू हैं, बौद्ध 2.4% हैं और अन्य धर्मों के 1.3% लोग हैं। यानी यहूदी अगर आप देखें तो यहां पर सिर्फ 0.46% हैं और करीब 6.9% लोग ऐसे थे इस जनगणना में जिन्होंने अपना कोई धर्म बताया ही नहीं। लेकिन यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है, ये उसका ब्रेकअप है। यहां पर कौन किस धर्म को मानता है। 44% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 39% ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी मैंने जो आपको ब्रेकअप दिया है वो आप देख सकते हैं। यहूदियों की संख्या वहां लगभग 0.5% है, लेकिन इस बार वहां यहूदियों को ही निशाना बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन इजराइल में अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में
यहूदियों पर होने वाले हमले 5 गुना तक बढ़ गए हैं। पिछले 2 वर्षों में यहूदियों को निशाना बनाकर 3,700 से ज्यादा हमले किए गए हैं। यानी सिडनी में हुआ यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, आतंकी घटना नहीं है, बल्कि यहूदियों के खिलाफ लगातार ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती नफरत का एक नतीजा है और यह दूसरे देशों में भी हो रहा है। I think today is it's a very sad day. It's the day that I think we were all dreading in the Jewish community. It was a day that we had, I suppose, in many ways warned government and higher authorities of the possibility and the risk, and it feels almost like we were unheard, almost invisible. And so today is the day of disbelief. We're a heartbroken community. We feel absolutely shattered. We feel that we've been abandoned. We came from South Africa nearly 40 years ago, and we came because we thought this would give our children a better life and would be much safer. Now we feel that we've been just left out in the cold. Yeah, yes, there was unprecedented what happened, and the community is just completely broken. We never thought of a place like this. My 2 young kids go to that exact park over there where the shooting happened. We come here every Sunday afternoon. We were at a different Hanukkah event last night, but very close by. And we just feel like we live in a different time now, like not in Australia that we grew up. इस आतंकवादी हमले में 87 साल के एक यहूदी की भी मौत हो गई और हमले के दौरान ये जो व्यक्ति है 87 साल का, ये दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा और इसी दौरान इस व्यक्ति की जान चली गई। ये एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर था, यानी इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार से ये व्यक्ति उस जमाने में बच गया था। वर्ष 1939 से 1945 के बीच जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी और उस समय जर्मनी के इस इतने सारे जो यातना शिविर थे, उनमें से जो यहूदी बचे उन्हें होलोकॉस्ट सर्वाइवर कहा जाता है। यानी हिटलर चला गया लेकिन यहूदियों के खिलाफ नफरत आज भी मौजूद है। सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी और तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पत्र लिखकर ऑस्ट्रेलिया को यह चेतावनी दी थी कि इससे ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी नफरत को बढ़ावा मिलेगा, इससे ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी लोग रहते हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यह एक यहूदी विरोधी हमला है। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours full fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets." Likewise in Australia, as you know, that was a terrible attack, and that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की एक और अलग ही चुनौती है और वो चुनौती है हमारे देश की वीआईपी कल्चर। हमने अपने देश में इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और अब इस हफ्ते ये वीआईपी कल्चर एक बार फिर से सामने आ गई है। आप जैसा कि जानते हैं, दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं, भारत आए हुए हैं और आज अपनी यात्रा के तीसरे दिन वो भारत की राजधानी दिल्ली में आए। वहाँ उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस कार्यक्रम में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट लॉन्च किया और ये वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी से मार्च में भारत में ही खेला जाएगा। और जय शाह ने मेसी को भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मैच का पहला टिकट दिया और उन्हें
ये मैच देखने के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया कि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, आप आइए और ये मैच हमारे साथ देखिए। और इसके साथ ही मेसी को टीम इंडिया की जर्सी भी दी गई। मेसी जब यहाँ आए होंगे तो उन्हें समझ में आया हुआ होगा कि भले ही फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में खेला जाता है, सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन भारत में आज भी क्रिकेट का ही बोलबाला है। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ वीआईपी कल्चर का भी बोलबाला है। वैसे तो आज दिल्ली में मेसी का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शनिवार 13 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर मेसी की उम्र 38 साल है और वो 14 साल के बाद भारत आए हैं। उनका पहला कार्यक्रम कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में था, लेकिन उनके पहले ही कार्यक्रम में जिस तरह की अफरा तफरी हुई, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, भगदड़ हुई, हिंसा हुई, उसके बाद ऐसा लगता है कि जब वो भारत से लौटेंगे तो शायद भारत को इस मिसमैनेजमेंट के लिए ही याद रखेंगे। कोलकाता में वीआईपी कल्चर के नाम पर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद मेसी ने भी कभी नहीं की होगी। मेसी बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और उन्हें देखने के लिए कोलकाता के स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए। लोगों ने 4,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की टिकटें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उन्होंने लाखों रुपए देकर ब्लैक में टिकटें खरीदी। हर कोई मेसी की सिर्फ एक झलक देखना चाहता था और मेसी को दूर से देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर दिए। घंटों तक इंतजार किया, लेकिन जब मेसी आखिरकार स्टेडियम में पहुंचे, मैदान में आए, तो उनको आसपास जो वीआईपीज थे, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे, पैसे वाले लोग थे, नेता थे, उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। और इसी वजह से मेसी के जो फैंस हैं वो नाराज हो गए, क्योंकि टिकट लेने के बाद भी वो मेसी की एक झलक भी ठीक से देख नहीं पाए। ये लोग गुस्से में आ गए और गुस्से में लोगों ने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। लोग मैदान में घुस आए, वहां पर हिंसा की और हालात जब बिगड़ने लगे तो सुरक्षा कारणों से कुछ ही मिनटों के बाद मेसी को यह स्टेडियम छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इस मामले में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए, अगर वीआईपी कल्चर ना होता तो शायद यह हंगामा भी ना होता। एक आम आदमी जब टिकट खरीदता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को कम से कम एक बार तो जरूर देख पाएगा, लेकिन कोलकाता में फैंस की ये उम्मीद भी टूट गई। जब मेसी आए मैदान में तो मेसी के चारों तरफ वही सारे शक्तिशाली लोग थे जो या तो खुद वीआईपी थे या फिर वो बहुत ही पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आम जनता और वीआईपी दोनों के बीच का अंतर ना सिर्फ मेसी ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, भारत के लोगों ने देखा। अब आप देखिए, आयोजक ने यह पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इतना पैसा कमाया, टिकटें बेची, लेकिन जिस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरह के बड़े प्रोग्राम में, वो मैनेजमेंट था ही नहीं। और ऐसा लगता है कि आयोजक ने सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचा।
अपना मुनाफा कमाने के बारे में सोचा और इन फैंस की भावनाओं के साथ उसने खिलवाड़ किया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में आज भी वीआईपी कल्चर है। एक और खास बात आप देखिए, यह कहां हो रहा था? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर खेल प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में है। कोलकाता को खेल प्रेमियों का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। वहां पर खेल के जो चाहने वाले हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो बड़ी संख्या में है और इसीलिए वहां पर इतनी भीड़ भी आई। और ये सब कुछ वहां हो रहा है जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो खुद राजनीति में अपने सादगी से भरे जीवन के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी को अगर आपने देखा होगा, वो सूती साड़ी पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं, छोटी गाड़ी में चलती हैं और एक आम व्यक्ति की तरह रहती हैं। लेकिन तब भी उनके शासन में भी आम लोगों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा। ममता बनर्जी जैसी नेता भी सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने राज्य से इस वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर पाई। आज आम आदमी को अगर किसी खिलाड़ी को देखना भी है, अगर किसी सेलिब्रिटी को दूर से भी देखना है, तो उसे वीआईपी कल्चर का सामना करना पड़ता है। हमारे देश के लोगों में वीआईपी दिखने की एक भूख है। हमारे देश के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे देश में उन गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर लेने की होड़ लगी होती है। आपने देखा होगा कितना पैसा लेकर लोग वीआईपी नंबर लेते हैं। हमारे देश में एयरपोर्ट हो, वहां पर भी वीआईपीज की अलग ट्रीटमेंट होती है। यहां तक कि मंदिर में अगर भगवान के लिए भी दर्शन करने के लिए जाना हो, तो वहां भी वीआईपीज के लिए एक अलग लाइन होती है। वहां भी वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को चाहिए। और जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो वहां पर वीआईपीज के लिए अलग पास बनते हैं, गाड़ी पर वीआईपी लिखा होता है। हमारे देश में बस आपके पास या तो पावर हो और या पैसा हो, तब आप हर जगह फास्ट ट्रैक से निकल जाएंगे। आप किसी भी लाइन को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास पावर नहीं है, तो फिर आपको बहुत दूर से बैठकर मेसी जैसे खिलाड़ी की एक झलक अगर मिल जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। यानी पावर और पैसे के दम पर आज भी हमारे देश में कुछ लोग खास बने रहना चाहते हैं और उन्हें सब कुछ सबसे पहले चाहिए। वो हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वो वीआईपी हैं और ये सब कुछ उनके लिए फास्ट ट्रैक पर किया जाता है। तो यहां आपने देखा होगा मेसी का जो पूरा दौरा है, उस दौरान कौन वो लोग हैं जो मेसी तक पहुंच सकते हैं, कौन वो लोग हैं जो मेसी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, मेसी के साथ सेल्फी ले सकते हैं, या जिनकी पहुंच मेसी तक है, जिनके बच्चों की पहुंच मेसी तक है और बच्चों की फोटो खींच सकती है। लेकिन मेसी को जो असली चाहने वाले लोग हैं, जो उनके असली फैंस हैं, उन्हें तो अगर दूर से भी अगर एक झलक मेसी की मिल गई तो यह भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में लाल बत्ती का जो कल्चर है उसे खत्म कर दिया गया। आज हमारे देश में गाड़ियों के ऊपर से लाल बत्ती हटा दी गई जब से मोदी सरकार आई है। चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, सबकी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दी गई है। अब गाड़ी पर आप लाल बत्ती लगाकर सायरन बजाते हुए नहीं निकल सकते कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हमारे देश से ये वीआईपी कल्चर चला जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। आज राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और सरकार ये कहती है कि हम आपकी सेवा के लिए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज भी हमारे देश के जो बड़े बड़े शक्तिशाली नेता हैं, वीआईपीज हैं, जो असल में जनता की वजह से ही यहां तक पहुंचे हैं, वो आज भी सेवक की तरह नहीं दिखते। आज भी उनका व्यवहार राजा की तरह है। और मेसी के दौरान, इस यात्रा के दौरान आपने खास तौर पर कलकत्ता में ये देखा होगा, कोलकाता में, कि जिन्हें सेवक होना चाहिए, जिन्हें सेवा भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, वो लोग शासक बनकर आम जनता को दूर धकेल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं।
लेकिन जब आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, खास तौर पर ऐसे राज्यों में जाएंगे जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, जहां पर परिवारवाद फैला हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि वीआईपी कल्चर आज भी वैसे के वैसे ही जारी है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, दो फर्क आप देखिए। एक वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, विपक्ष की सरकारें हैं। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जानते हैं कि इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करता, वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहता है। इसलिए बीजेपी के जितने भी सारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सांसद हैं, वो सब अलाइंड हैं इस विचारधारा से कि उन्हें वीआईपी नहीं दिखना है, उन्हें आम आदमी की तरह ही रहना है। इसीलिए वो इस वीआईपी कल्चर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे, तो ये वीआईपी कल्चर आज भी वहां देखने को मिलता है। हमारे देश में आम आदमी की बात तो हर कोई करता है, यहां तक कि आम आदमी के नाम पर एक पार्टी का नाम भी रख दिया गया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। सारे बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में आम आदमी की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में आम आदमी हमेशा आपको लंबी लंबी लाइन में ही खड़ा मिलेगा। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कस्टमर इज किंग, लेकिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कस्टमर से पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हें कोई सर्विस नहीं दी गई। वहां पर वीआईपी ही किंग थे। जनता मेसी को नहीं देख पाई क्योंकि सारी सुविधाएं वीआईपी लोगों के लिए थी। और यह पहली बार नहीं हुआ है, आप अक्सर ऐसी वीआईपी कल्चर से होने वाली परेशानियों को झेलते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। आज हमारे देश में अस्पताल में जन्म लेने से लेकर शमशान में मरने तक, अंतिम संस्कार तक आपको वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, जहां पर जब जन्म होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है और यह लाइन आम आदमी के लिए तब खत्म होती है जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है, और वो भी लाइन में लगकर होता है। दरअसल आज भी हमारे समाज में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी सोच जिंदा है, और फर्क बस इतना है कि सामंतवादी सोच को हम अंग्रेजी में वीआईपी कल्चर कहते हैं, और ये वीआईपी कल्चर आज भी हमारे देश में हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को खाई जा रही है। इसलिए मेसी का एक तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेसी आए यहां पर, और मेसी जब आए तो लोगों ने टीवी पर देख लिया कि आम जनता और वीआईपीज में कितनी दूरी है। हमारे देश में वीआईपी कल्चर है, लेकिन दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में अब वीआईपी कल्चर लगभग समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए वो देश आगे बढ़े हैं। इसीलिए वहां का जो समाज है वो आपको यहां से अलग दिखाई देता है। आप याद कीजिए, इसी साल सितंबर के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सड़क से होकर गुजर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया था। उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उसी ट्रैफिक जैम में फंस गए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अपनी कार से उतरे और पैदल ही अपने कार्यक्रम के लिए निकल गए। इसके अलावा नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने करीब 14 साल तक अपने पद पर रहने के बाद जब इस्तीफा दिया तो वो अपने ऑफिस से साइकिल चलाकर, साइकिल पर वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। आप तस्वीर देखिए, अगर आप हमारे देश में किसी को देखेंगे, किसी भी बड़े नेता को, किसी विधायक को, किसी सांसद को, तो वो भी आपको गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ नजर आएगा, लेकिन ये नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप साइकिल पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से वर्ष 1986 में जिस रात स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या हुई, उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखकर सड़क पर एक आम व्यक्ति की तरह पैदल चलते हुए अपने घर लौट रहे थे, और तब उनकी हत्या हुई थी। तो आप यहां यह देख सकते हैं कि खास तौर पर पश्चिमी देश जो हैं, वहां पर अब वीआईपी कल्चर समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए वहां के समाज में आप इस प्रकार की जो सोच है वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे समाज में आज भी वो सोच आपको दिखाई देती है, जैसा कि इस बार मेसी की यात्रा के दौरान इस देश के लोगों ने देखा। कहने को तो मेसी की जो यात्रा थी ये एक खेलों का आयोजन था, लेकिन इस खेल के आयोजन ने, इतने बड़े खिलाड़ी के
कि इस भारत यात्रा ने हमारे देश में फैली इस वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक मुहिम तो चलाई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और नया प्रयोग भी किया, और वो ये कि कैसे वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, जमीन से जुड़े नेताओं को बड़े पदों पर लाकर उन्हें एक बड़ा मौका देकर एक नई परंपरा शुरू करते हैं। बीजेपी ने नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है, और आज पूरे देश में नितिन नबीन की चर्चा हो रही है। नितिन नबीन सिर्फ 45 साल के हैं, और जब उनके नाम की घोषणा की गई तब इस देश के लोगों ने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि आखिर वो हैं कौन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझने में एक बार फिर से हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवी पूरी तरीके से फेल हो गए। आपने देखा होगा, जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहां पर बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं, बुद्धिजीवी जाते हैं, उनसे लोग पिछले काफी समय से एक ही सवाल पूछते थे कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पिछले कई महीनों से बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अलग अलग नामों की बड़ी चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते थे कि ये 2 नाम चल रहे हैं, ये 3 नाम चल रहे हैं, इन्हीं 3 नाम में से कोई एक बनेगा। और बड़े विश्वास के साथ ये धुरंधर एक्सपर्ट्स बताया करते थे जैसे उन्हें सब पता है कि बीजेपी में क्या चल रहा है। 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम लिए जाते थे, कहा जाता था कि इन्हीं में से कोई बनेगा। और बहुत सारे ऐसे धुरंधर एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डालते थे, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर नाम भी दे दिए थे कि फाइनल हो गया है कि इन 3 में से एक बनेगा। फिर यह भी बता दिया कि इन 3 में से वो एक कौन है जो अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। लेकिन ये सारे लोग गलत साबित हुए, और इनमें से किसी ने भी नितिन नबीन के नाम की दूर दूर तक सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 14 दिसंबर को नितिन नबीन के नाम की घोषणा करके बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जहां सारे विश्लेषकों की सोच खत्म होती है, वहां से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सोच शुरू होती है। और बीजेपी को डिकोड करना आसान काम नहीं है। बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों से अलग कैसे है, आप अगर इसे समझना चाहें तो इन तस्वीरों को देखिए। आज नितिन नबीन का दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त स्वागत किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। जबरदस्त प्रकार से उनका स्वागत किया गया। नितिन नबीन के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले ही इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई सीनियर केंद्रीय मंत्री और सांसद बीजेपी के कार्यालय पहुंच चुके थे, और ये सभी लोग पहले से आकर खड़े होकर नितिन नबीन का इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद जब नितिन नबीन पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो इन सभी मंत्रियों ने और सांसदों ने फूल मालाएं देकर, फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बाकायदा बैठाया फूल देकर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के सम्मान में पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हुई नजर आई। चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, अगर नितिन नबीन अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के, तो फिर सभी उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। और ये एक बिल्कुल अलग तरीके की कल्चर है बीजेपी में, जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है।
अब आपको बताते हैं कि नितिन नबीन कौन है। वो नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास और आवास मंत्री हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता थे। वर्ष 2006 में अपने पिता के निधन के बाद नितिन नबीन चुनाव लड़े और सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार वर्ष 2006 में विधायक बन गए। इसके बाद वो लगातार 5 बार विधायक चुने गए और नितिन नबीन को बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का एक लंबा अनुभव है और वर्ष 2019 में उन्होंने सिक्किम में चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और इस समय वो छत्तीसगढ़ राज्य के बीजेपी के प्रभारी भी हैं। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में नितिन नबीन की भूमिका की काफी सराहना की गई थी और इसी तरह से वर्ष 2024 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीती थी। ऐसा कहा जाता है कि नितिन नबीन ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अब आपको नितिन नबीन का एक बयान सुनाते हैं। यह बयान उन्होंने अपने नाम की घोषणा से कुछ घंटे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान दिया था और इससे आपको यह पता चलेगा कि बीजेपी कैसे काम करती है। मैं इन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है और जो बांकीपुर विधानसभा की जीत है इसका श्रेय निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो लगातार 9 बार से भाजपा का कमल खिल रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के समय से बांकीपुर का ये क्षेत्र और पटना पश्चिम का ये क्षेत्र लगातार भाजपा के को समर्थित करते रहा है। मैं इस क्षेत्र की जनता को भी हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इन हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन करता हूं जिनके परिश्रम के बल पर कई नितिन नवीन बनते हैं, कई नरेंद्र मोदी बनते हैं। इन कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के बल पर यानी जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े बड़े दिग्गज और पुराने नेताओं को छोड़कर नितिन नबीन को ही क्यों चुना। इसकी कई वजहें हैं। पहला, संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव। वो पिछले 19 वर्षों से बीजेपी में और पिछले 4 वर्षों से बिहार की सरकार में काम कर रहे हैं। नितिन नबीन ने बिहार में बूथ स्तर पर लंबे समय तक काम किया है। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ और सिक्किम में भी उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार में प्रशासन भी जानता है और संगठन में काम करना भी जानता है। दूसरा, उनकी बहुत ही साफ सुथरी छवि और लो प्रोफाइल नेता। नितिन नबीन 2006 से विधायक हैं, लेकिन उन पर अब तक किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तीसरा, उनकी कम उम्र, यानी वो युवा नेता है। नितिन नबीन की उम्र सिर्फ 45 साल है और पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी में युवाओं को लगातार आगे प्रमोट किया जा रहा है। ये एक तरह से बीजेपी में एक जनरेशनल शिफ्ट है। चौथी बात, केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का उन पर बहुत भरोसा है और इस साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह बिहार में थे तो वो छठ पर्व के मौके पर नितिन नबीन के घर गए थे। इससे आपको पता चलेगा। पांचवी बात, राष्ट्रीय स्तर पर एक नया संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को बनाकर बीजेपी बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान देना चाहती है। बिहार से एक बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की मिशन ईस्ट नीति का भी एक हिस्सा है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी राज्यों पर खास तौर पर जोर दे रहे हैं और पूर्वी राज्य बिहार से नितिन नबीन का चुना जाना इसी नीति का हिस्सा है, जिसका असर अगले साल पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। और जैसे ही नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर, आप जानते हैं सबसे पहले क्या ढूंढना शुरू किया इंटरनेट पर। ज्यादातर लोग इंटरनेट पर उनकी जाति को ढूंढ रहे हैं। नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं और कायस्थ जो वर्ग है वो भारत की जनसंख्या में उनका जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है। तो सोचिए, बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किसी जाति को ध्यान में रखकर नहीं किया है, बल्कि योग्यता के आधार पर किया है। वरना कायस्थ जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है।
नितिन नबीन से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने फैसलों से पहले भी लोगों को चौंकाया है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी किसी ने यह सोचा नहीं था। इसी तरह बीजेपी ने रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भी सबको चौंकाया था। और इसी साल जब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया, उस समय भी उनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही थी। यानी बीजेपी ने, जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स, जो अपने आप को कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, हर बार उन्हें गलत साबित किया है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी जगह पर मत बैठिए जहां लोग दूसरों की बुराई करते हों, क्योंकि जब आप उठेंगे तो अगला विषय आप ही होंगे। नमस्कार।